हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी और आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज़ आते हैं उन्हें एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। जो पहली न्यूज़ है आज की एफडीआई को लेके है। एफडीआई को लेके ऑलरेडी आज मैंने डिटेल टॉपिक डाला है यूट्यूब में, है ना, उसे आप आसानी से देख लीजिएगा। ये वीडियो आपको मिल जाएगी कब, दोपहर के बाद, लेकिन यहाँ भी मैं आपको काफ़ी अच्छी से चीज़ें बताऊँगा। एफडीआई को लेके अभी नया एसओपी, स्टैंडर्ड ऑफ जो प्रोसीजर है उसको रिवाइज किया गया है और ये कहा गया है कि 12 वीक के अंतर्गत 12 हफ्ते के अंदर ही एफडीआई के जो एप्लीकेशन आते हैं उनको अप्रूवल मिलेगा। ये बात हुई है। अब हम जान लेते हैं कि एफडीआई आखिर होता क्या है। तो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानी जाती है बिजनेस ऑपरेशन में, एसेट्स क्रिएशन में, किसी दूसरी कंट्री द्वारा किसी दूसरी कंट्री में। ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो एफडीआई के संबंध में आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा समटाइम आपको देखने को सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट आती है या केमैन आइलैंड से आती है, यूएसए से आती है। तो इन कंट्रीज से मेजर जो भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। जो रूट्स होते हैं एफडीआई आने के वो दो रूट होते हैं। पहला ऑटोमेटिक रूट और दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर किसी भी तरह का गवर्नमेंट की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती उसे ऑटोमेटिक रूट कहा जाता है। वहीं जब गवर्नमेंट की अप्रूवल की आवश्यकता होती है उसे कौन सा रूट कहा जाता है, गवर्नमेंट रूट कहा जाता है। डिफेंस सेक्टर है या अदर एरियाज़ में गवर्नमेंट के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। तो ये दो टाइप हो गया। ठीक है। अब अगर आप बात करें तो और क्या रह जाता है इसमें, नोडल एजेंसी कौन है इसके संबंध में। तो डीपीआईआईटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत क्या होती है, ऑपरेट होती है, वो रिस्पॉन्सिबल है एफडीआई की पॉलिसी बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करने के लिए, इसका नाम ही है प्रमोशन इन्वेस्टमेंट इंटरनल ट्रेड। ठीक है। और तीसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बेहतर करने के लिए ये डीपीआईआईटी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब क्वेश्चन जो आता है उसमें पहला जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि एफडीआई में इंटर करता है इंडिया में ऑटोमेटिक रूट से और गवर्नमेंट अप्रूवल दोनों रूट से। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। दूसरा जो डीपीआईआईटी क्रूशियल रोल निभाता है एफडीआई पॉलिसी में, दूसरा स्टेटमेंट यह भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। तीसरा, एफडीआई हमेशा रिक्वायर होता है प्रायर अप्रूवल यूनियन कैबिनेट का। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एफडीआई में हमेशा अनुमति नहीं होती, ऑटोमेटिक रूट में डायरेक्टली आ जाता है और गवर्नमेंट रूप में आवश्यकता होती है गवर्नमेंट के अप्रूवल की। चौथा, एफडीआई में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए एफडीआई अच्छा होता है, इन्वेस्टमेंट आती है, जॉब क्रिएशन होता है, इसलिए एफडीआई रूट बेहतर होता है। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे किसके संबंध में, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं वो है किसके बारे में, एफआरपी के बारे में। एफआरपी गन्ना मूल्य निर्धारण के लिए एक क्या है, एक की टर्म है। अब समझते हैं एफआरपी को। अगर आप देखें एमएसपी के बारे में आप जानते होंगे। एमएसपी का मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी कौन निर्धारित करता है, एमएसपी निर्धारित करने वाली संस्थान है सीसीईए और यही संस्थान एफआरपी भी निर्धारित करती है। लेकिन इसको रिकमेंडेशन कौन देता है, सीएससीपी। सीएससीपी रिकमेंडेशन देती है कि कितना एमएसपी कहाँ कैसे करना है और इसको निर्धारित करती है सीसीईए, जिसको चेयर करते हैं प्रधानमंत्री, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है। तो अभी जो एफआरपी किसके संबंध में दिया था, गन्ने के संबंध में निर्धारित किया जाता है और ये ऐसा मूल्य होता है जो गारंटी देता है किसानों को कि अगर आपकी फसल बाज़ार में नहीं बिकती है तो हम इस मूल्य पर आपकी फसल खरीद ही लेंगे। एमएसपी में गेहूँ, चावल या अन्य फसल की, और एफआरपी में गन्ने के संबंध में। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे स्थानों का अमूल्य योगदान आपको देखने को मिलेगा। अब स्टेटमेंट इसमें देखेंगे, पहला है कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव जो प्राइस है इज़ फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखोगे, देख लेते हैं, माइक चालू है ना। दूसरा, एक एफआरपी की जो सिफारिशें सीएससीपी के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, ये वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, नहीं आपको बताना है। तीसरा है शुगर केन रिकवरी रेट इन्फ्लुएंस द पेमेंट ऑफ रिसीव पेमेंट। ठीक है। चीनी रिकवरी किसानों को मिलने वाले भुगतान को प्रभावित करती है, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट जो कहता है कि एफआरपी गेहूं के लिए, चावल के लिए दिया जाता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट है, सही आंसर हो जाएगा 1
2 and 3 ओनली, ठीक है। तो ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक, इस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, इसे हमने अभी डिस्कस किया है, जिसका टाइटल है भारत में जज को कौन अपॉइंटमेंट करता है। डिटेल प्रीलिम्स एंड मेंस एनालिसिस उसमें आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उस वीडियो को भी आप देखिए तो उसमें मेंस का भी एंगल आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको मेंस का कैसे आंसर लिखना है ये भी अप्रोच मैंने वहाँ पे आपको बताई है। चलिए अब बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जानना आपके लिए क्या ज़रूरी है, पहला जानना ये ज़रूरी है कि भाई न्यूज़ में क्या था। न्यूज़ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या न्यूज़ थी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि नंबर ऑफ जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई जाए, ठीक है। ये किसने अप्रूव किया है, सुप्रीम कोर्ट ने, जो कैबिनेट उसने अप्रूव किया कि 34 से बढ़ा के आप 38 जजेस को यहाँ पे कर देनी चाहिए। इसका कारण क्या है कि जो पेंडेंसी है केसेस की वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप देखें कि भारत में जो प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट है, वो आर्टिकल 1 to 4 में आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। ये आर्टिकल आपको इसके बारे में बताता है। अब भारत में जो जुडिशरी का कोई स्ट्रक्चर है वो आपको 3 टियर दिखाई देता है, 3 लेवल पर दिखाई देता है, लोअर कोर्ट है ना, हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब इनमें अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो इनमें अपॉइंटमेंट अगर आप देखोगे तो उसके लिए एक प्रॉपर जो सिस्टम है उसे कहा जाता है कोलेजियम सिस्टम। हालांकि कोलेजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन ये जुडिशियल जो जजमेंट्स आई हैं उसके साथ साथ ये जो सिस्टम है इवॉल्व हुआ है भारत की जुडिशियल व्यवस्था में, ठीक है। यहाँ पर जो मामला है वो क्या कह रहा है कि जजों की संख्या बढ़ी। जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो जज के अपॉइंटमेंट के लिए मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। देखिए, कोलेजियम जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होता है, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये चारों रिकमेंड करते हैं कुछ नाम, किसको, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट या जो कैबिनेट है वो इनके नाम को देखती है, अगर उनको पसंद आता है या कोई इश्यू होता है तो वो फिर से इनको वापस भेजते हैं कोलेजियम को। कोलेजियम ने उसे फिर से वापस अगर भेज देती है तो उनको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो थर्ड जजेस केस में ये जो रिकमेंडेशन है इसको बाइंडिंग कर दिया गया थर्ड जजेस केस में, ठीक है। इसके बारे में डिटेल मैंने बताया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जजेस तीनों केस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, लेकिन आपको ये बात यहाँ पे समझनी है। अब देखिए, पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। संसद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है और अभी उसने संख्या बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट जज आर अपॉइंटेड थ्रू द कोलेजियम सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट के जज कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से अपॉइंट होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली फिक्स्ड द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ परमानेंटली। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या स्थायी रूप से निर्धारित है, ये चीज़ इनकरेक्ट है। भाई परमानेंट मेंबर फिक्स थोड़ी है, ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाते रहेंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन किसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वंदे मातरम के बारे में देखने को मिलेगा। वंदे मातरम को लेके ये चीज़ें जानना जरूरी, कई बार इस साल न्यूज़ में आ गया। तो पहला तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किस बुक में लिखा है, किस साहित्य, आनंद मठ में लिखा है। किससे विद्रोह से संबंधित है, सन्यासी विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। क्या ये राष्ट्रगान है, नहीं, ये राष्ट्रगीत है, ठीक है। वंदे मातरम रिटन बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वंदे मातरम आनंद मठ में आता है, उपन्यास आनंद मठ में आता है, ये बात भी करेक्ट है। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एंड नेशनल ऑनर एक्ट 1971 प्रोटेक्ट द नेशनल एंथम। जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट है नेशनल ऑनर एक्ट की, जिसमें राष्ट्रीय गान की रक्षा की बात होती है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन जो वंदे मातरम है ना, वो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय गान नहीं है, नेशनल एंथम नहीं, नेशनल सॉन्ग है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक किसके बारे में है, ECLGS के बारे में। किसके बारे में, ECLGS के बारे में। आखिर न्यूज़ में क्या थी इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। साथ ही यह भी एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्यों ये चीज़ हमें जाननी ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। एक बात और यहाँ पे आप वंदे मातरम के संबंध में याद रख लीजिए कि जो वंदे मातरम है उसको, और जो जैसे आपने 51 आर्टिकल 1 पढ़ा होगा,
वंदे 51 आर्टिकल जो एक है वो क्या कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटी है नेशनल सिंबल की प्रोटेक्शन करना। तो ये भी आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। वंदे मातरम और जो राष्ट्रगान दोनों को 1950 में अडॉप्ट किया गया था। तो वंदे मातरम आपको पता है, लेकिन जो राष्ट्रगान है उसे किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और 1911 में सबसे पहले उन्होंने इसे गाया था। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, यूनियन कैबिनेट उसने अप्रूव किया अमेंडमेंट किसमें, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, जो ये एक्ट है उसमें अमेंडमेंट को इम्प्रूव किया है। और अगर आप देखो इसको, क्रिमिनलाइज इंसल्ट और ऑब्स्ट्रक्शन टू सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम, द अमेंडमेंट सीक टू गिव नेशनल सॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन सिमिलर सिंबल लाइक द नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। तो जो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की तरह वंदे मातरम को भी क्या किया गया है, एक प्रोटेक्शन दे दिया गया है सिंबल का। ठीक है, इस एक्ट में। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, इस चीज़ को यह ध्यान रखना है। आनंद मठ कब, 1882। ठीक है, 1 2 3 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। आप आपातकालीन ऋण जो गारंटी योजना उसके संबंध में आपको बताना है। ECLGS आखिर होता क्या है ये आपको नहीं पता है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव क्या किया है, 5th एडिशन अप्रूव किया है ECLGS स्कीम को लेके। और ये जो ECLGS स्कीम है किसके संबंध में, MSME के लिए संबंध में। MSME को लोन का सपोर्ट देने के लिए, कोलैटरल गिरवी बिना लोन का सपोर्ट देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था कब, 2020 में, आत्मनिर्भर भारत की योजना के अंतर्गत, जिसे NCGTC के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये किसके संबंध में है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये MSME को सपोर्ट के संबंध में है। और अभी जो वो किया गया एडिशन, वो क्यों किया गया, वेस्ट एशिया में क्राइसिस आया, ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुई, तो इससे क्या हुआ कि MSME सेक्टर भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ, तो उनको थोड़ा सा कंपनसेट किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या कह रहा है कि ECLGS वाज लॉन्च एज द पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इसको शुरू किया गया था। दूसरा, स्कीम प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री गारंटी लोन, स्कीम ये कोलेट्रल फ्री गारंटी लोन प्रदान करती है। तीसरा, ECLGS टारगेट मेनली एट MSME स्ट्रेस्ड सेक्टर, ECLGS मुख्यतः MSME और तनावग्रस्त क्षेत्रों को टारगेट करती है। चौथा, द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह योजना सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लागू की जाती है। ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, NCGTC के द्वारा लागू की जाती है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 2 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में है, दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेके जो पैटर्न शिफ्ट हुआ उसको लेके है। क्या पैटर्न शिफ्ट देखने को मिला कि O3 ओजोन का जो इमिशन है वो तो कम हुआ, बढ़ गया है, लेकिन नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड NO2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, इन दोनों का जो इमिशन है वो बढ़ा है। O3 पोल्यूटेंट है, ये किस तरह का सेकेंडरी पोल्यूटेंट, द्वितीय प्रदूषक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जो O3 होता है आपका वो फॉर्म होता है NOx और VOC, वोल्केनिक जो ये कंपाउंड होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसके अंतर्गत ये सनलाइट में फॉर्म होता है और ये बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये बात है। दूसरा, NO2 के बारे में आपको पता होना चाहिए, व्हीकल इमिशन से, थर्मल पावर प्लांट से आपको निकलने को देखने को मिलेगा। साथ ही कंट्रीब्यूट करता है, स्मॉग बनाता है, ओजोन O3 फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है। वहीं अगर आप जो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में देखेंगे, ये भी आपको फ्यूल के कंबशन से निकलता है ना। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्राउंड लेवल ओजोन इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ग्राउंड लेवल जो ओजोन है एक द्वितीय प्रदूषक होता है। ओजोन एट ग्राउंड लेवल इज बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। भूस्तरीय ओजोन मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट करता है ओजोन फॉर्मेशन को। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन के निर्माण में योगदान देता है, यह स्टेटमेंट करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। कार्बन मोनोऑक्साइड अधूरा दहन होने पर उत्पन्न होता है। तो अगर आप देखोगे 1 3 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगला टॉपिक यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में। अरे भाई मिट जाए यार, इलेक्ट्रॉनिक जो गोल्ड रिसिप्ट है इस EGR के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के बारे में इसे देखते हैं। अब आखिर ये EGR है क्या, तो EGR रिसेंट में अगर आप देखोगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है न्यू ट्रेडिंग सेगमेंट, जिसे क्या कहा जाता है EGR, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट कहा जाता है। ठीक है,
अब अगर आप बात करोगे तो ये फाइनेंशियलाइज करता है किसको, गोल्ड को, है ना। दूसरा अगर आप देखो, आप अगर गोल्ड खरीदते हैं तो आपको घर में रखना पड़ता है गोल्ड, घर में रखते हो चोरी का झंझट होता है, लॉकर में रखते हो फिर लॉकर लेना पड़ता है, तो बहुत सारे इशू होते हैं। तो ये सेबी की तरफ से एक इनिशिएटिव है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट जिसे कहा जाता है। इसमें ऑनरशिप फिजिकल गोल्ड की दी जाती है डीमटेरियलाइज फॉर्म में, डीमटेरियलाइज फॉर्म में आपको ऑनरशिप इसमें दी जाती है गोल्ड की, ठीक है। विटामिन B12 इज आल्सो नोन, विटामिन जो B12 किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कोबालमिन के नाम से जाना जाता है विटामिन B12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, ए राइस इन क्रूड ऑयल प्राइस कैन इंक्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर तेल का प्राइस बढ़ता है तो CAD भी बढ़े, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बनेगा, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। देखिए अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है ना, सॉरी इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारा कम है, तो इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चालू व्यापार घाटा बढ़ता है, तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है। फ्यूल ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो चालू व्यापार घाटा बढ़ेगा। डिप्रिसिएशन ऑन करेंसी ऑलवेज रिड्यूस इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। एक्सप्लेनेशन PDF हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।